मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। 126 से लेकर 150 तक, 125 तक का सोल्यूशन कर दिया गया है। पिनाइकल बुक है। रेलवे का ये PYQ है, जिसमें पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछा है, रेलवे में जितना भी एग्जाम होता है, सारे एग्जाम का क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, पीछे से देखते भी आए होंगे। और अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, साथ में कॉमर्शियल मैथ को भी शुरू कर देंगे, यानी ये चलता रहेगा। अभी फिलहाल मैं 150 तक इसको करवा देता हूँ। 480 क्वेश्चन, 488 क्वेश्चन टोटल है। जिसमें अगले में क्या करेंगे, कुछ दिन बाद जो है, 2 दिन या 4 दिन बाद, ये भी बनाते रहेंगे, वो भी बनाते रहेंगे। रेगुलर तो बनाना ही है, लेकिन साथ में कॉमर्शियल को भी चलते रखना है, और साथ में एडवांस भी और नंबर सिस्टम। तो ये सारे चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। जितना भी 6200 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, घबराइए नहीं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF से अच्छा होगा कि आप बुक खरीद लीजिए, ताकि उससे आप जो है अपना स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। जरूरी है, बुक अच्छा है इसलिए खरीद लीजिए। और चलिए अगली बात को शुरू। तो आज हम लोग 126 नंबर से क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर n को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। अब ये नंबर आपको जो दिल करता है वो मान लीजिए, आंसर सब पे आएगा। कोई ऐसा नंबर मानिए जिसमें 7 से भाग देने पे शेष 3 बचे, तो 3 बच रहा है तो इसी में 3 जोड़ दीजिए, 10। अगर हम 10 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो हम नंबर सुविधा अनुसार मान लिए 7 और 3 10। ठीक है। अब कहता है कि निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पे शेषफल 0 आएगा। अब n के जगह हमने कितना रखा है, 10। अब अगर 10 रखेंगे तो पहला ऑप्शन मेरा 13 आ जाएगा, 10 4 14 आ जाएगा, 10 2 12 आ जाएगा, 10 5 15 आ जाएगा, यही ना आएगा। अभी चारों संख्याओं में कौन सा ऐसा संख्या है जिसे हम 7 से भाग दें तो पूरा कट जाए। 13 तो कटेगा नहीं, 12 तो कटेगा नहीं, 15 तो कटेगा नहीं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल। ये हुआ क्वेश्चन को करने का स्मार्ट तरीका। तो हमें स्मार्ट तरीका अपनाना है। आप नंबर कुछ भी मानिएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहता है एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्ट वेरिएशन जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन इंग्लिश में। जब एक्स बराबर 37 है, तब वाई का वैल्यू 92.5 होता है। लेकिन जब एक्स का वैल्यू 16 होगा तो उस कंडीशन में वाई क्या होगा। देखिए, कभी ये कहेगा अनुक्रमानुपाती, कभी ये कहेगा व्युत्क्रमानुपाती। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। अगर अनुक्रमानुपाती कहेगा, मतलब होता है समानुपाती, यानी भाग दे देना है। यानी एक्स और वाई का पहला ग्रुप से वैल्यू उठाना है, फिर दूसरा ग्रुप से वैल्यू उठाना है, और इसमें पुट कर दे। यानी मैं कह सकता हूँ x1 y1 और x2 y2। कब, जब अनुक्रमानुपाती रहेगा तब। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिए। मतलब x1 y1 इंटू x2 y2। यानी अनुक्रमानुपाती में भाग देना है और व्युत्क्रमानुपाती में गुना करना। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जब रहेगा तो आपको डिवाइड करना है, और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऐसा करने से कांस्टेंट सेम रहता है। ठीक है। अब आइए समझिएगा मैंने क्या बोला। यहाँ अनुक्रमानुपाती पूछ रहा है, तो पहले x का वैल्यू 37 रहता है, y कितना होता है 92.5। लेकिन कहता है जब x का वैल्यू 16 रहेगा तो उस समय y कितना होगा, ये आपसे पूछ। बस काट फिट कर दीजिए, आ जाएगा। 37 एक अभाज्य संख्या है, कटना चाहिए तो पूरा पूरी, है ना। तो 37 से तो ये कटेगा ही। 37 दूना 74, यानी अगर यहाँ पर हम लगा दें पॉइंट हटा दें 25। फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 से 8 बार में, और 2 से एक बार में, और 2 अठी 16, और 2 पचे 10। ठीक है। अब 185 से देखना, अगर 10 बार पढ़ते हैं हम तो 1850 आ जाएगा। तो 10 से नीचे, यानी मेरे ख्याल से ये 5 बार में आ जाना, 5 बार में कटना ही चाहिए। ठीक है। 8 पचे 40, यानी आंसर भी दे रहा है 40, तो कोई दिक्कत वाली बात। ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल। 16 और एक अन्य संख्या 22 है,
जिसको गुना करते हैं तो 460.8 आता है। पहले तो बाई का वैल्यू निकालिए, 16 और बाई जब दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है, 460.8। इससे बाई अगर सॉल्व करिएगा तो 16 से काटिए, 16 से कितना बार में कटेगा बताइए। 16 से ये कट जाएगा, 16 कलर उठ 16 दूना 32 और 8 6 14, यानी 140। 16 से 8 बार में 128, बाकी बच जाएगा 12, 16 8 108, एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी बाई का वैल्यू आ जाएगा 28.8। सही है। अब आगे देखिए क्या करता है। जब बाई को 16 से विभाजित किया जाएगा तो भागफल कितना होगा, मतलब कितना बार में कटेगा। फिर से आपसे 16 से इसको डिवाइड करवा, फिर बाई का वैल्यू अगर इतना आया है तो इसको फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा आपसे पूछ रहा है। तो 16 से काटिए, 16 से एक बार में, और बच गया कितना, 8 4 12, 8 18 बार में, यानी 1.8। बस डिवाइड करना था, लेकिन कैलकुलेशन जिनका फास्ट रहेगा वो जल्दी करेंगे, जिनका स्लो रहेगा वो देर से करेंगे, लेकिन करेंगे दोनों। आइए इस सवाल को समझ। यदि 0.225 और 0.36 और संख्या n सभी का गुणनफल 243 है तो n का वैल्यू क्या होगा। सभी को गुना अगर करते हैं तो 243 आता है, जिसमें है 0.225। अगर इसको आप कैलकुलेशन को इजी करना चाहते हैं तो इसको 100 से भाग दीजिए। 25 से 9 बार में, 25 से 4 बार में, 9/4 लिखा हुआ है। इस 100 से अगर भाग देते हैं आप, पता है 100 से अगर, या इसको रहने दीजिए फिलहाल, रह देते हैं 0.36, या लिख सकते हैं, हो जाएगा कितना, 4 से 9 बार में 4 से 25, यानी 9/25। तो ये बोल ये रहा था कि 9/4 है और 9/25 है। अगर ये दोनों को गुना करते हैं, साथ में एन को भी रख लेते हैं, तो आता है कितना, 243। तो बताइए एन का वैल्यू क्या होगा। काटिए, 81 से 3 बार में कटता है, 81 या 243, और उसके बाद ही में आपको क्या करना है, 25 चौका 100, 300 आ जाएगा। 25 चौका 100 यानी 300, कौन सा ऑप्शन है, 300 तो है नहीं, यहाँ 3000 है, इसका मतलब कहीं पर एक आगो छोड़े होंगे। अच्छा, यहाँ 1000 करना था ना, यहाँ पे मिस्टेक, कोई बात नहीं, 9/40 कर ले, एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 3 पे 4 जीरो, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल 130, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9, इधर नहीं दिख रहा है, चलिए इधर कर दे, आप पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से कटेगा। तो 9 से तो कटने का सिंपल रूल आपको पता ही है, सारे डिजिट का सम 9 से कट जाना चाहिए। तो डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए। अब 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 9 से नहीं कट रहा है। 8 1 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, 8 1 9, ये हो सकता है। अभी मैं 9 से केवल चेक कर, 7 2 9 7 2 9 8 1 9, ये भी हो सकता है, 8 1 9 ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। अब 11 से चेक करिए। 11 से रूल होता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम जीरो होवे या तो 11 का मल्टीपल। शुरू से शुरू करिए, 7 2 9 और 1 10, और 7 2 9 8 17, डिफरेंस करेंगे तो 17 और 10 में 7 का आ जाएगा, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 1 2 और 9 2 11, और 9 8 17, 17 और 8 25, तो 25 और 11 में भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब ये लास्ट बची, यहाँ जोड़िए 1 0 1 और 8 9, और 9 में से 9 जाएगा तो 0, हाँ ये सही है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, अब ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, 28/12/2020 से लेकर 31/7/2021 तक, वो सारा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अब ये कह रहा है, ये अगर गुना किया जाएगा तो बताइए अंतिम में क्या अंक आएगा। तो अंतिम अंक अगर पूछ रहा है तो केवल अंतिम अंक को गुना करिए। 4 या 32, अंतिम में 2 आ जाएगा, 2 चौ 8, अंतिम में 8 जा जाएगा, 8 6 48, अंतिम में 8 आ जाएगा। बस केवल अंतिम अंक को लिखते जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का अंतिम अंक सदैव क्या होगा। मेरे भाई आपको पता है कि कोई भी नेचुरल नंबर की बात कर रहा है
तो आप रख के देख लीजिए वैल्यू, मगर मान लीजिए 1 रख लेता हूँ, 6 में 5 जाएगा 1 आ रहा है। अगर हम 2 रखते हैं तो 36 में से 25 जाएगा 11 है, वैसे भी लास्ट में 1 आएगा। या आपको पता है कि 6 की पावर कुछ भी कर लीजिए जीरो को छोड़कर 6 ही आएगा अंतिम, और 5 की पावर भी कुछ कर लीजिए जीरो को छोड़कर तो 5 ही आएगा, और 6 में 5 घटाइएगा तो 1 आएगा। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एग्जाम में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है ना, सिर्फ जो है टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रथम 8 भाज्य प्राकृत संख्या, भाज्य मतलब जिसमें भाग लगना होता है, के माध्य है, और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर। अब ये सवाल बहुत इजी है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अब अभाज्य संख्या का कोई रूल नहीं होता है, वो तो करना ही पड़ेगा। अब प्रथम 8 अभाज्य संख्या कह रहा है, आपको 8 अभाज्य संख्या को क्या करना होगा, 8 अभाज्य संख्या को लिखना तो पड़ेगा, है कि नहीं। देखिए 8 अभाज्य संख्या कौन कौन है, 4 है, 4 के बाद अगला 6 होता है, अभाज्य नहीं भाज्य, उसके बाद 8 9 10 12 जिसमें भाग लगता हो, 2 4 6 हुआ है, 2 और लिखिए 14 और 15। अब इसका माध्य बताइए क्या होगा। अब इसमें गैप भी तो सेम नहीं है ना, अगर गैप सेम रहता तो फिर माध्य निकालने के लिए फर्स्ट लास्ट को जोड़कर दूसरे भाग लेते, लेकिन यहाँ पे तो आपको माध्य निकालना ही पड़ेगा, मीन निकालना ही पड़ेगा, तो सबको जोड़िए, कितना आएगा जोड़कर, 6 4 10 और 8 18 9 27 10 37 12 49 49 14 65, 65 और 15 कितना होता है 80, और संख्या है 8, माध्य निकालिएगा तो आ जाएगा 10। फिर कह रहा है और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य लीजिए, अब 8 हुआ अभाज्य संख्या भी पूछ रहा है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब याद रखिएगा, 2 4 6 8 हो गई। अब इसका माध्य कह रहा है तो सभी को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है अभाज्य संख्या का, और 8 हुआ है तो 8 से भाग भी देना पड़ेगा। अब जोड़िए फास्ट, 3 2 5 5 10 7 17 11 कितना होता है जी 28, 28 13 41 41 और 17 58 58 और 19 78 होता है क्या, 58 और 19 77 ना होगा, 58 और 19 9 8 17 5 1 6 77, तो 77/8। अब इसका डिफरेंस पूछ रहा है, तो अगर यहाँ पर देखिएगा तो 8 9 72 और 9 5/8, 10 में आपको क्या करना, 9 होल 5/8 घटाना है, और ऐसा घटाने के लिए मैंने बताया था एक बढ़ा के घटाइए, 10 में से 10 घटेगा 0, और 8 में से 5 जाएगा 3/8, 3/8 कहाँ गया, गायब हो गया। माध्य के बीच का अंतर, तो माध्य तो उसका सही था, 3 2 5 5 10 7 17 17 11 28 28 और 13, 28 और 13 41 41 और 17 41 17 58 58 और 19 58 और 19 77 ही होगा, है ना, 58 9 8 17 5 1 6 77, 70/8, एक बढ़ा के घटा लिए 8 में, 3/8 ही आना चाहिए, देख लीजिएगा इसको, 1/8 तो है नहीं ऑप्शन में कोई, 1/20 1/8 है। अगला सवाल कह रहा है 100 और 200 के बीच उन सभी, 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग बताइए जो 12 से कटता है। अब 100 और 200 के बीच अगर देखना है 12 से कटने वाला, तो पहला कटने वाला क्या है, 100 तो लेंगे नहीं ना 200 लेंगे, क्योंकि बीच में निकालना है, तो 108 से शुरू होता है ना, फिर 12 जोड़ दीजिएगा तो 120, और फिर 12 कितना हो जाएगा, 12 गुना 12 144, 12 गुना 11 12 दहें के 120, बराबर है 32 से, बराबर है 44 से, या 12 से आप डिवाइड कर लीजिए ना, 12 से डिवाइड करिएगा तो कितना शेष बचेगा, 12, 8 पर शून्य, 12 छक 72, 8 बच गया, तो 8 घटा दीजिए, 196 12 से कटेगा, 196 जो है 12 से कटना चाहिए, देखिए कट के 12, 12 से कहाँ कट रहा है, तो को अगर मैं 12 से भाग दूं, 200 को अगर मैं 12 से भाग दूंगा ना, तो 12 से एक बार में, और 12 छक 72,
यानी 8, 8 कम होना चाहिए, 192 होगा मेरे भाई। हाँ 192 रहेगा। अगर फर्स्ट और लास्ट अगर आपको पता है और अगर आपको चाहिए नंबर, तो ये एक एपी का सीरीज बना रहा है। तो अगर आपको नंबर चाहिए तो नंबर निकालने का सूत्र होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 192 माइनस 108 बटा डिफरेंस। तो 120 और 108 में कितने का डिफरेंस रहेगा? 12 का। अब प्लस 1 कर देना होता है, या आप लगाइए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी। तो हमें टाइम बचाना होता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो 12 में 8 जाएगा 4, 12 में 8 जाएगा 4, और ये बच जाएगा 18, 18 में से 10 जाएगा 8, बरसते 84, यानी ये 7 बार में कटेगा, 7 1 8, यानी संख्या तो 8 आ जाएगा। लेकिन हमसे योग पूछ रहा था, और योग बराबर आपको पता होना चाहिए, योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। ठीक है, या आप एसएन भी लगा सकते हैं। अब इसका औसत मैंने कितना निकाला? संख्या तो मुझे पता चल गया कि 7 1 8 होगा। औसत का मतलब होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करिएगा तो 108 प्लस 192 बटा 2 करिए, तो कितना आ जाएगा? 2 1 300 बटा 2 यानी 150 आ जाएगा। औसत आ जाएगा 150, और 150 को 8 से करिएगा तो आ जाएगा 1200, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया है। आपको एसन लगाइएगा तो टाइम लग जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, जब गैप सेम होता है तो नंबर जब निकालना होता है, औसत जब निकालना होता है, तो फर्स्ट लास्ट को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। या आप एसएन का ये भी तो फार्मूला जानते हैं ना, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। बस यही काम मैंने किया है। n/2 मतलब नंबर हमको पता है कि वो कितना 8 आ गया, तो n के जगह कितना रख सकते? नंबर जैसे 8 है तो n के जगह 8 रखिए, और फिर फर्स्ट नंबर लिखिए, लास्ट नंबर लिखिए, सोल्व करिए, वही आएगा। खुद से करिए। अगला सवाल, संख्या इसको अगर p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? अब 2 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 3 पे रेकरिंग है, तो इसका मतलब 23/99। अगर मान लो ऐसा रहता, इसी पर रेकरिंग रहता, इस पर नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 234 माइनस, जिस पे नए रेकरिंग है उसको माइनस करते, और 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले यहाँ 0 देते। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें। निम्नलिखित व्यंजक में किस संख्या को जोड़ा जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए? देखिए 1 है, 3 है, 5 रहना चाहिए, 7 9 11 13, क्योंकि विषम संख्या का योग आप जानते हैं n² होता है। अगर आप 5 इसमें जोड़ दीजिएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि लगातार होना चाहिए, 1 3 के बाद 5 गैप है, 5 छोड़ दिया है, तो 5 अगर जोड़ देंगे तो संख्या टोटल कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 49 आ जाएगा। अभी आप इस सबको जोड़िएगा ना, तो ये कितना आएगा? 42 आएगा। वैसे भी आप समझ, 42 नहीं, कितना 49 आ रहा है ना, 44 आएगा। अभी जोड़ने पे 44 आ रहा है, लेकिन 5 जब जोड़ दीजिएगा तो 49 आएगा, और 49 जैसे ही आएगा वो क्या हो जाएगा? का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अगला बात, ये सवाल को पढ़िए। जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 8 और शेषफल 5 मिलता है। मान लीजिए आपके पास दो नंबर है x और y। तो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं, छोटी संख्या हमारा y है और बड़ी संख्या हमारा x है, तो भागफल के रूप में हमें क्या मिलता है? बोल ये रखा है कि भागफल 6 आता है और शेषफल 5 आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाज बराबर क्या होता है, तो भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी x बराबर कितना आ गया? 6y + 5। अब एक्स वाई निकालने के लिए जरूर कुछ ना कुछ आगे बोलेगा। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है, यानी बड़ा माइनस छोटा बराबर 1540, तो छोटी संख्या यानी बाई पूछ रहा है, तो मैं एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ? 6y + 5 माइनस बाई बराबर 1540। तो 5y और 5 घट जाएगा तो 1535, 5 से काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 या 15 और 5 सत्ते 35, यानी 307 इस सवाल का उत्तर है। आगे 138 नंबर सवाल, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 468 से पूरा कटना चाहिए। अब आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, पहला तो है सोल्व करना, दूसरा तो है ऑप्शन से चेक करना कि 868 से 468 से कौन कट रहा है। तो ये महंगा सौदा है, यहाँ पे आप बनाने के लिए सीख जाइए, उससे जल्दी आप बना लीजिए।
तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो होता है, हाँ या नहीं? इसको आप करिए क्या, 468 से डिवाइड कर दीजिए। 468 से डिवाइड करते हैं, 2 बार तो लगेगा ही लगेगा। 8 दूना 16, 46 दूना 92 और 1 93। 10 में 6 जाएगा 4 और 99 में 93 जाएगा तो 6। एक बार ही लगेगा। लेकिन देखिए, अगर कुछ रिमाइंडर बचाइएगा और इसमें थोड़ा सा भी आप माइनस करिएगा ना, तो आप 5 अंक में न जा करके आप 4 अंक में आ जाइएगा। बात को समझ रहे हैं? 5 अंक में न जा करके आप 4 अंक में आ जाइएगा। तो आपको कोशिश क्या करना है, इसमें जोड़ना है, ये न कि घटाना है। तो आपको एक बार ज्यादा बार लगाना, जिसे एक बार लग रहा है तो आपको यहाँ 2 बार लगाना है। तो 2 बार लगाइएगा तो अभी मैंने बोला था 936 आएगा। अब उल्टा घटाइए, रिमाइंडर माइनस आएगा। 6 में 0 जाएगा 6, 13 में 4 जाएगा 9, 8 में 6 जाएगा 2, माइनस का 296 आ गया। और ओवरऑल मुझे रिमाइंडर को जीरो करना है। अगर माइनस 296 है तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि जीरो आएगा? तो आप कहिएगा प्लस 296, यानी 296 अगर जोड़ दीजिएगा तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। यानी मेरा जो नंबर होगा इसमें 296 ऐड करना पड़ेगा, यानी 10 296 हो जाएगा। लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था मेरे भाई, और आपको मैंने पढ़ा दिया छोटी संख्या। खैर कोई बात नहीं है, एक नया क्वेश्चन आप सीख जाइए। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता ना, तो फिर आपको कितना हो जाता, 1 पर 4 जीरो आप प्लस 296 कर लेते। यही बहाने गलती पढ़ लिए क्वेश्चन, लेकिन उससे आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सीख गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, अब मैं ये बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको हर एक टाइप से समझते हुए चलना है, ये नहीं कि जो दिया है केवल वही बनना चाहिए। अब आइए, 5 अंकों की अगर बड़ी संख्या कह रहा है तो आपको पता है 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 गुना 9 होता है, सबसे बड़ी संख्या। इसको डिवाइड करना है कितना से, 468 से। 2 बार लगाए थे तो अभी मैंने बोला था 936 आया था। 8 दूना 16, 40 दूना 92, 1 93। 9 में 6 जाएगा 3 और 9 में से 3 जाएगा 6। एक बार लगेगा ही 468। अब इसमें एक बार ज्यादा बार नहीं लगाइएगा, छोटी संख्या रहेगा तब एक बार ज्यादा लगाइएगा। 13 में से 6 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1। अब क्या उतरेगा जी? यहाँ तक तो लगा लिए थे ना, अब 9 उतरेगा। 4 चौ 16 और 280 ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार लगेगा। 3 बार 8 तिया 24 और 6 तिया 18 और 2 20 और 4 तिया 12, 2 14। 9 में 4 जाएगा 5, 1 में 0 जाएगा 1, 7 में 4 जाएगा 3। अब 9 उतरेगा लास्ट में। बस एक काम और करना है, 9 बार लगेगा ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार लगेगा 8 चौ 32 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार सही रहेगा। 7 बार भी ज़्यादा हो जाएगा नहीं ना? 7 बार में 7 सत्ते 49, 490, 28 4 32, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार लगाइए, 6 बार अब लग जाएगा। 8 छक 48, बाकी 4 और 6 छक 36 और 4 40, बाकी 4 और 6 चौ 24, 4 28। 6 बार लगा दिए। 9 में 8 जाएगा 1, 5 में से 0 गया 5, 11 में से 8 गया 3। 351 मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब इसमें केवल 351 को माइनस करना। तो अगर इसमें आप 351 को माइनस करते हैं, 351 को अगर माइनस करते हैं तो 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में 5 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6। तो 999 648, 999 कहाँ दिख रहा है? 999 648 99। 999 तो दिखा नहीं, 4 दो 6 क्यों कर दी? 99 648। तो 99 648, 648 तो है नहीं, घटाने में तो नहीं गलती कर दी। 9 में 1 जाएगा 8, 9 में 5 जाएगा 4, 9 में 3 जाएगा 6। देखिए आप कैलकुलेशन को समझ सकते हैं, केवल यहाँ तरीका आप समझिए, है ना? घटाने में जोड़ने में मिस्टेक हो सकता है तो आप इसको खुद से करिए। आता है समझ में? तरीका मुझे समझ के रखना है कि इस तरीके से बनेगा। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर ये छोटा नंबर से डिवाइड करना होता तो हम बाई ऑप्शन कर देते, लेकिन ये नंबर बड़ा है तो यहाँ पे हमको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं डिवाइड वगैरह में। अब कमेंट करने मत लग जाइएगा कि आप गलती बता दिए या आंसर नहीं आया ये वो। ठीक है, आपको इतना खुद से करनी है। यदि एक परिमेय संख्या का हर
2 और 5 के रूप में अगर है, पावर n रहे m रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सदैव शांत होता है। जैसे कोई भी नंबर के नीचे अगर आप आ रहे हैं और नंबर के नीचे 2 की पावर m है, 5 की पावर n है, 2 5 के अगर फैक्टर के रूप में नीचे मौजूद है तो हर हाल में वो कटेगा ही कटेगा नंबर, चाहे कोई भी हो। चाहे जितना भी पॉइंट वाला आप नंबर लिखते हैं, सबके नीचे में 2 ही 5 फैक्टर होता है। 2 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर होने वाला नहीं है। किसी भी नंबर के नीचे आप चले जाइए। अब ये हिंदी में लिखा है तो थोड़ा सा मुश्किल है। शांत को हिंदी में अब सानी कहते हैं। शांत यानी इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो वहां तो खैर पेपर में आपको बाइलिंगुअल रहेगा, यहाँ पे कभी कभी हिंदी में दिक्कत हो सकता है आपको। अगला सवाल 140 नंबर क्वेश्चन। 21,600 की संख्या के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? अब पूर्ण वर्ग गुणनखंड मुझे ढूंढना है। हाँ, ये समझे वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिए। अगर हमारे पास 2160 है, मैं आपको ये बोल रहा था कि 2160 नहीं, 21,600। तो इस 100 को तो आपको पता ही है ना, 25 चौका 100 यानी 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। और इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, और 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। यही ना कर सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, हाँ हो जाएगा। अब ये 2 की पावर यहाँ 3 बना रहा है, और 2 की पावर 3 एक 4 बना रहा है, और 3 की पावर 3 बना रहा है, और 5 की पावर 2 बना रहा है। अब इसमें ढेर वेराइटी के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपसे टोटल फैक्टर पूछ सकता है, इवन फैक्टर पूछ सकता है, ऑड फैक्टर पूछ सकता है, फैक्टर का सम पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा फैक्टर पूछ सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा क्या है? पूर्ण वर्ग वाला फैक्टर। आप केवल ये देखिए ना कि पूर्ण वर्ग इसमें कौन कौन है। 2 की पावर 0 होगा, अगर इसका हम सारा फैक्टर लिखें, जैसे 2 की पावर 0 हो सकता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये सब फैक्टर है। लेकिन इन फैक्टर में पूर्ण वर्ग कौन कौन होगा? 2 की पावर 0 का मतलब 1 होगा, ये तो हो जाएगा। ये 4 है तो हो जाएगा, ये 16 है तो हो जाएगा। तो इससे आप कितना फैक्टर निकाल सके? 3। उसी तरह से 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2, इससे 2 फैक्टर निकाल पाइएगा। ठीक है, और इससे कितना फैक्टर निकाल पाइएगा? इससे अगर मैं फैक्टर बोलूं तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2, इससे भी आप 2 फैक्टर निकालिएगा। 3 दूना 6 दूना 12 फैक्टर ऐसे हैं जो परिपूर्ण वर्ग बनाएगा। 12 फैक्टर ऐसे हैं जो परिपूर्ण वर्ग बनाएगा। तो समझते हुए चलिए अगला सवाल 141। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहले सम्मिश्र संख्या को कहते क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ये दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नहीं, प्रत्येक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? रियल से बड़ा है ना, तो आप उसको जो है रियल में नहीं इन्वॉल्व कर सकते। हाँ, रियल नंबर को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को कहिएगा कि रियल नंबर में हम पूरा सेट कर दे, तो नहीं संभव है। तो प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो इमेजिनरी वाला पार्ट होगा, वो तो होगा नहीं। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में तो निगेटिव ही होता है, जबकि प्राकृत संख्या प्लस में होता है, तो आपका ये भी नहीं होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, जितना भी वास्तविक संख्या है उसको आप सम्मिश्र के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है। सारा वास्तविक संख्या पूर्णांक नहीं है, कुछ वास्तविक संख्या ऐसे होते हैं जो रूट में होते हैं। ठीक है, अब ये वाली बात को आप समझिए थोड़ा सा फिर से। प्रत्येक वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या जो होता है a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम आई को अगर 0 कर देंगे, कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इस फॉर्मेट में होता है, अगर मैं आई को 0 कर दूंगा तो हम लिख ही सकते हैं, जो बचेगा वो रियल बचेगा। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र के रूप में हम लिख सकते हैं। मान लीजिए 5 है, तो
अब 5 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस आई इंटू 0, तो उस फॉर्मेट में लिखाया कि नहीं। तो आप रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स के रूप में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल, 2 और 12 तक की संख्याओं का कौन सा अंश भाज्य संख्या है। अब 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा अंश, अंश मतलब समझ रहे हैं फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन पार्ट आपसे पूछ रहा है जो भाज्य है। तो 2 से 12 तक में देखिए, तो 2 से 12 तक नंबर कितने होते हैं। 2 से 12 तक 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, यानी 2 4 6 8 10 1 11 नंबर टोटल 11 होता है। अगर टोटल 11 नंबर है तो इसमें कितना जो है भाज्य है, मतलब जो भाग लगाता हो। देखिए 4 भी तो भाज्य है, 6 भी भाज्य है, 8 भी भाज्य है, 9 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य है और 12 भी भाज्य है। तो मैंने टिक कितना पे लगाया, 2 4 और 2 6 पर टिक लगाया, यानी 6/11। बहुत अच्छा। अगला सवाल, करा a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a बराबर a। जहां a वास्तविक संख्या है तो सत्य है, क्योंकि योग क्रम विनिमय का गुणधर्म है। जी नहीं, योग क्रम विनिमय कहता है a प्लस बी बराबर b प्लस a, बस इतना ही। शून्य का योगात्मक गुणधर्म है, बिल्कुल सही है। शून्य में जोड़ भी देंगे तो नंबर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। योग का साहचर्य गुण, साहचर्य में तो 3 गो होता है, ये नहीं होगा। योग का व्युत्क्रम गुण, ये भी नहीं है। अगला सवाल, दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक क्या है। ऑप्शन से भी चल सकते हैं कि अंतर 56 आना चाहिए, या आप दो विषम पूर्णांक मानना चाहते हैं तो एगो x मानिए, एगो x+2 मानिए, लगातार है और दोनों के वर्गों का अंतर बोल रहा है वो कितना है, 56 है। जुड़िएगा, a² - b², एक बार जुड़िएगा तो x x कट जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। एक बार जोड़िएगा तो 2 कैसे आ जाएगा, 2x+2 आएगा। लिखिए ना, x+2 प्लस एक्स इंटू x+2 माइनस एक्स बराबर 56। ये आ जाएगा 2x+2 और यहाँ x x कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 28 बार में और 2 जाके घट जाएगा 26, 13 दूना 26, यानी x कितना निकल जाएगा, 13। आगे 13 निकला है तो अगला कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। बात खत्म हो गया। बाई ऑप्शन भी चल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब एक संख्या n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आता है। जब n² को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा। इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में बोला, कभी भी नंबर के बारे में कुछ कमेंट किया जा रहा है तो आप नंबर को अपना अनुसार से चेंज कर लीजिए। 5 से भाग देने पे 2 बचना चाहिए, तो नंबर मानिए 5 2 7। नंबर जब आप मान लिए तब इसी नंबर को आगे चेंज करिए। अगर आप 5 नंबर के स्क्वायर को 5 से अगर भाग दें, यानी 49 को 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, यानी शेष कितना बचेगा, 4। अगला सवाल, 109/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए 109/100 है 0.109 है। आप पॉइंट के बाद वाले को अगर लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में तो इधर से लिखे जाता है, यानी बायां साइड से दायां साइड की तरफ, यानी 1 पहले 10, फिर प्लस 0/1, पहले 1 लिखाएगा, पहले 1 और फिर 0/10 और फिर 9/100, और भी रहेगा तो फिर बढ़ते जाएगा। अगर आप सबको एलसीएम वगैरह लीजिएगा ना तो वही आएगा। देखिए 100 यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 100 प्लस ही तो 0 आ जाएगा, 9 109/100। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पहला ऑप्शन को मार देंगे, कहेंगे दोनों का तो मतलब एक ही है। मतलब एक ही है लेकिन प्रोसेस इसमें मिसिंग है, क्योंकि प्रोसेस में तो 0/10 भी तो होना चाहिए ना। और अगर दोनों दे रखा है, हाँ ये ऑप्शन नहीं रहता तो फिर इसको मार देते, लेकिन अगर ये प्रेजेंट है तो फिर इसको हम नहीं मार सकते। तो आपको क्या करना है, सी ऑप्शन को देना है। निम्नलिखित में से किस संख्या का एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत का सीधा मतलब होता है नीचे 2 5 के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, और अगर है भी तो उससे ऊपर वाला पूरा पूरा कट जाना चाहिए। जैसे इसको अगर काटिएगा तो 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है 3 बार में, और 7 से कट रहा है 11 बार में। अभी 3 से तो कटेगा नहीं, और जब 3 से कटेगा नहीं तो फिर कभी नहीं कटेगा, तो रेकरिंग का रूप धारण कर लेगा। ये तो शांत है नहीं, ये तो शांत है नहीं। देखो 2 है 7 है, लेकिन एगो 7 कटेगा, एगो 7 बच ही जाएगा, ये भी शांत नहीं हो सकता। 343 ये भी शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि 343 7 का क्यूब है, 7 से ऊपर कट नहीं रहा है तो फिर कभी नहीं कटेगा।
हाँ, इसको देखिएगा तब 15 चौ 60 यानी 1/40। और 40 का जब फैक्टर करते हैं तो केवल 2 ही 5 आता है, 8 पचे 40। तो 2 5 अगर नीचे फैक्टर के रूप में प्रेजेंट है तो वो शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? 15/600, सी ऑप्शन। अगला सवाल, किन्हीं दो सम लगातार संख्याओं का गुणनफल सदैव, कोई भी दो सम लगातार ले लीजिए, जैसे 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, गुना करने से 8 आ रहा है। 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, गुना करने से 24 आ रहा है। 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, गुना करने से 48 आ रहा है। तो वो हमेशा किससे कटेगा? 6 से तो हमेशा नहीं कटेगा। 12 से कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 16 से कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा, लेकिन 8 से हमेशा कटेगा। इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3 लगातार पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर और उन्हें 2 3 4 से गुना करने पर 74 का योग आता है, तो बड़ी संख्या क्या है? 3 लगातार पूर्णांक आप ले लीजिए, एगो x ले लीजिए, एगो x+1 और एगो x+2। तो पहला में आपको 2 से गुना करना है, दूसरा में आपको 3 से गुना करनी है, और तीसरा में आपको 4 से करनी है, और सभी को जोड़ना है। जब सभी को आप जोड़ते हैं ना, जोड़कर कितना आता है? जोड़कर 74 आता है। सोल्व कर दीजिए, हो जाएगा 2x, 3x+3, x+2। क्या भाई, इसको गुना किए ना 4x और +8। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ पेन के साथ, फिर से देखिए। 2x, 3x+3, 4 से गुना करिएगा तो 4x+8 बराबर 74। 3 2 5 4 9x, 8 3 11। 74 में 11 को माइनस कर दीजिएगा, 4 में से 1 जाएगा कितना? 3, 7 में से 1 जाएगा 6, 9 7 63, यानी x 7 आ गया। तो छोटी संख्या 7 पता चल गया, तो बड़ी संख्या वही 7 8 9 होते रहेगा। बड़ी संख्या 3 वो पूछ रहा था, तो पहला 7, दूसरा 8, तीसरा 9। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। आज का आखिरी सवाल 150 नंबर, करिए इस सवाल को। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 4 8 12 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो कौन है? 6 अंकों की छोटी संख्या पकड़ना। आप इस बात को समझिए कि 4 से कटना चाहिए, तो 4 से तो ये भी कट रहा है, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो सभी का अंतिम 2 अंक 4 से कट। लेकिन 8 से भी कटना चाहिए, ठीक ना? और ये जब 12 आ रहा है, 3 चौके 12, तो 3 से भी कटना चाहिए था। 3 2 5 1 6, 8 1 9, ये भी कट रहा है। 7 1 8, हाँ ये नहीं कट रहा है 3 से। 9 1 10, ये नहीं कट रहा। अब लड़ाई ए और सी में है। अब ए और सी में मुझे लड़ाई लड़नी है, तो मुझे आप ये बताइए कि इसको कैसे छाटें। 3 से तो ये भी कट रहा है, 3 2 5 1 6 और 8 1 9, तो 3 से तो छटेगा नहीं। फिर मुझे 8 से ही चेक करना पड़ेगा, और 8 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 16 से, 16 से भी कट ही जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन हमें कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी 6 अंकों में अगर दोनों कट रहा है ना, सबसे छोटा कौन है? ये है, तो आपको ये मारना है। एक कम मारनी है ना? मान लीजिए कि अगर ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है, तो फिर आपको ये मारना पड़ेगा सी। लेकिन अगर दोनों कट रहा है, मतलब 4 8 12 16 से, तो दोनों में छोटा कौन है? ये है, तो फिर इसको लगाना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, और बाकी आप चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, रेशियो से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। 150 तक का नंबर सिस्टम किए हैं, इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। रेशियो को अभी हम कंटिन्यू करेंगे, और रेशियो और ये नंबर सिस्टम साथ चलता रहेगा। नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का भी 500-600 क्वेश्चन, तो धीरे धीरे चलता रहेगा। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक पूरा 6200 क्वेश्चन को हम पूरा करवा देंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।